तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर आधारित हमने क्या किए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, एक फंक्शन की कोई भी साइन एक्स फंक्शन है उससे कौन सी कंडीशन को पढ़ लिया था, प्रसामान्यकरण कंडीशन, प्रसामान्यकरण अवस्था को पढ़ा था। जब हमने प्रसामान्यकरण अवस्था पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी वेव फंक्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी या फिर उस वेव फंक्शन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं तो वो किसके, हाँ स्टार एक्स, हाँ एक्स के बराबर होती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि वो उस वेव फंक्शन के परिणाम के स्क्वायर के बराबर होती है, ये कह सकते हैं। और उसी के आधार के ऊपर जब हम किसी वेव फंक्शन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या उसके उस पार्टिकल के का उस वेव फंक्शन में पाए जाने की हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्ञात करते हैं या फिर हम प्रोबेबिलिटी का क्या करें, आयतन समाकलन करते हैं, तो आयतन समाकलन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मतलब हमने ये पढ़ा था कि जो ये p x dt है उसका अगर हम आयतन समाकलन करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है, इसके आगे हमें आज की क्लास में ये पढ़ना है कि अगर हम जैसे यहाँ पे हमने एक सिंगल वेव फंक्शन लिया था, वैसे ही मान लो कि एक ही पार्टिकल से रिलेटेड अगर हम क्या कर ले, कोई भी दो वेव फंक्शन ले ले जो कि क्या है, देखिए लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। जैसे कि हमने एक साइन फंक्शन ले लिया साइन एन एक्स और एक फंक्शन ले लिया साइन एम एक्स, इसका हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने हर्मिशियन ऑपरेटर को अप्लाई किया या सॉरी हैमिल्टोनियन। ठीक है, नहीं अभी फिजिक्स की क्लास है, शेड्यूल आज से चेंज हो गया है तो अब इस समय पे हमेशा फिजिक्स की क्लास लगेगी। ठीक है, और ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हैमिल्टोनियन एक क्या होता है, वो भी एक प्रकार का कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, परंतु इसे कैसा ऑपरेटर बोला जाता है, ऊर्जा संकारक या एनर्जी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, तो हमें उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलता है, एनर्जी के रूप में हमें इसकी क्या मिलती है, आइगन मान मिलती है। अगर हम मान लो हमने किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर हमने क्या किया, हर्मिशियन ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, वहां से एनर्जी के रूप में हमें क्या मिलता है, उस वेव फंक्शन से क्या मिलता है, आइगन मान मिलता है। और एनर्जी के रूप में आइगन मान कैसे, क्योंकि आपको मालूम है हैमिल्टोनियन जो होता है वो एनर्जी ऑपरेटर है, और अगर ये एनर्जी ऑपरेटर है तो हम अगर इसको किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे, किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उस वेव फंक्शन के ऊपर अगर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई किया है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, उस वेव फंक्शन से हैमिल्टोनियन की सहायता से पार्टिकल की एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए इसी के ऊपर आधारित आज का टॉपिक है आपके, वो है किसी भी आइगन फंक्शन या फिर दो आइगन मान फलनों की लंबकोणीयता या ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अब देखिए आइगन फलनों की लंबकोणीयता प्रतिबंध। अब लंबकोणीयता बोलो या फिर इसको हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म में बोलता है लंबिकता ही बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वालों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो होती है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लंबकोणीयता प्रतिबंध बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी दो तरंग फलन
तरंग फलन क्या है, साई एम या साई एम लंब कोणीय कहलाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक वेव फंक्शन प्रसामान्यीकृत होता है उसी प्रकार से दो वेव फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं। या फिर ये ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब ये क्या करें, जब ये निम्न प्रतिबंध, जब ये निम्न प्रतिबंध का पालन करें। साई एम स्टार साई एन डी एक्स किसके, डी एक्स बोलो या फिर डी बोलो, वो किसके, जीरो के। ये कौन सी कंडीशन है, 3 डायमेंशन के अंदर। इसी प्रकार से अगर 1 डायमेंशन में लिखना चाहे तो साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर। ठीक है ना। तो अब देखो, एक तो सीधी सी डेफिनेशन, सीधा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रतिबंध जिस जगह पे भी आ जाता है तो उस कंडीशन में दो वेव फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। दूसरी डेफिनेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किन्हीं दो वेव फंक्शन के ऊपर एक एक जैसे ऑपरेटर, जैसे कि आप मान लो कि दो वेव फंक्शन है साई एम और साई एन, उसके ऊपर हमने समान ऑपरेटर अप्लाई किए। जैसे मान लो कि साई एम के ऊपर भी हमने मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई किया तो साई एन के ऊपर भी मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई किया। साई एम के ऊपर हमने एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई किया, साई एन के ऊपर भी हमने एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई किया। तो अगर मान लो कि साई एम के ऊपर और साई एन के ऊपर क्या है, समान आइगन मान है, तो उस कंडीशन में वो वेव फंक्शन कभी भी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन नहीं कहलाते। लेकिन मान लो कि अगर इनके ऊपर क्या मिल जाए, असमान आइगन मान मिलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो असमान आइगन वैल्यू या अनइक्वल आइगन वैल्यू प्राप्त होती है दो अलग अलग वेव फंक्शनों से, तो उस कंडीशन में ऐसे तरंग फलन को कैसा बोला जाता है, ऐसे तरंग फलनों को क्या बोला जाएगा, लंब कोणीय तरंग फलन। ठीक है ना। मतलब क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यू, मतलब आपने दो अलग अलग वेव फंक्शन लिए, उन दोनों अलग अलग वेव फंक्शनों के ऊपर सेम ऑपरेटर को ऑपरेट किया, और सेम ऑपरेटर को ऑपरेट करने के पश्चात अगर इन दोनों ही वेव फंक्शन से अलग अलग आइगन वैल्यू प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में ऐसे वेव फंक्शन को कैसा, ऑर्थोगोनल या फिर लंबकोणीय वेव फंक्शन कहा जाता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। एक तो ये कंडीशन याद रह जाती है तो और भी अच्छी है, लेकिन अगर कंडीशन याद ना रहे तो उस कंडीशन में सेकंड डेफिनेशन आपको ये याद रखनी चाहिए कि अगर दोनों ही अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर समान ऑपरेटर अप्लाई करने से अगर गणितीय संक्रिया से समान ऑपरेटर की अगर आइगन वैल्यू समान नहीं प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के वेव फंक्शन को कैसे वेव फंक्शन बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस कंडीशन को कि कैसे प्राप्त होती है। ये आपने लिख ली होगी, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब जैसे इसके हल या फिर इसके प्रूफ के नाम में, अब देखिए मान लीजिए कि हमने कोई भी एक सिस्टम लिया, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम क्या होगा, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, या इसके अंदर पार्टिकल की संख्या मान लो कि n पार्टिकल है, या फिर मान लो कि जो n पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, उनको n पार्टिकल को मान लो कि इसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल है, एक तो n टाइप के और एक है m टाइप के पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल के लिए जो एनर्जी ऑपरेटर है, या फिर जो एनर्जी जिस ऑपरेटर से ज्ञात की जाती है वो ऑपरेटर क्या है, एच के हैमिल्टोनियन है। और इन दोनों पार्टिकल जो एन टाइप के और एम टाइप के दो अलग अलग पार्टिकल है, इनको किस किस वेव फंक्शन से, ये किस वेव फंक्शन के, एन पार्टिकल एन वेव फंक्शन के अंदर कहीं पे स्थित है, और एम पार्टिकल किसमें, एम वेव फंक्शन के अंदर कहीं पे स्थित है। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो अपने से रिलेटेड क्या करता है, वेव जनरेट करता है, और वेव जो होती है उसी के अंदर पार्टिकल कहीं ना कहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा हमने माना कि कोई भी निकाय है उसके अंदर क्या है,
उपस्थित पार्टिकल हो यदि माना कि किसी निकाय के लिए कुल ऊर्जा के संगत हैमिल्टनी संकारक एच कैफ की दो स्वतंत्र रैखिक तरंग फलन के सापेक्ष फलन साई एम तथा साई एन के सापेक्ष आइगन मान समीकरण या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समीकरण क्या होगी अगर आपने एच कैप को किसके ऊपर अप्लाई किया, साइन एम के ऊपर अप्लाई किया। तो उस कंडीशन में साइन एम के ऊपर अप्लाई किया तो आपको एनर्जी कौन सी एनर्जी किस रूप में आएगी, इसमें आई ई एम के रूप में प्राप्त हो जाए तो वापिस वही का वही फंक्शन प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप इसी एच कैप को किसके ऊपर अप्लाई करते हो, वेव फंक्शन साइन एन के ऊपर अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको एनर्जी का आइगन मान क्या मिल जाएगा, एन पार्टिकल के सापेक्ष ई एन एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साई एन, इसको लगाया नंबर 2, ये है आपके नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ई एम और ई एन क्या है, ई एम तथा ई एन जो है दो अलग अलग रैखिक संकारक रैखिक वेव फंक्शन या फिर लीनियर वेव फंक्शन साई एम और साई एन के सापेक्ष क्या है, हैमिल्टोनियन की के सापेक्ष निकालेगी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के सापेक्ष अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर पार्टिकल की एनर्जी को प्रदर्शित करते हैं या फिर निकाय के अंदर उपस्थित कणों की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ ई एन तथा ई एम क्या है, यहाँ पे ई एन तथा ई एम दो स्वतंत्र रैखिक आइगन फलन साई एम तथा साई एन पर हैमिल्टनी संकारक एच कैप के आइगन मान। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे कि आप अगर मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो मोमेंटम ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो वहां से वेव फंक्शन से आपको क्या मिल जाएगी, उस पार्टिकल या उस निकाय का मोमेंटम क्या मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर पोजीशन ऑपरेटर को लगाओगे तो आपको उस वेव फंक्शन से उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। उसी प्रकार से जब आप किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर क्या करते हो, हैमिल्टनी संकारक को लगाते हो तो उस कंडीशन में उन वेव फंक्शन की सहायता से हमें क्या मिलती है, आइगन वैल्यू के रूप में उस निकाय की ऊर्जा के बारे में पता चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना ऑपरेटर और आइगन मान में डिफरेंस क्या है कि ऑपरेटर को जब हम किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहां से हमें आइगन मान समीकरण की सहायता से ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो उस ऑपरेटर की फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आपने मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई किया तो आपको मोमेंटम की प्राप्ति होगी, एनर्जी ऑपरेटर को अप्लाई किया तो एनर्जी की प्राप्ति होगी, और अगर पोजीशन ऑपरेटर को अप्लाई किया तो पोजीशन की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ में अगर आपने एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई किया है तो एंगुलर मोमेंटम की प्राप्ति हो जाती है। तो अब देखिए यहां से हमें ये पता चल गया कि ये एन और ई एम क्या है, साई एन और साई एम पर हैमिल्टन संकारक के क्या है, आइगन मान है। अब हम क्या करें, यदि इक्वेशन नंबर 1 तो क्या कर ले, बाईं ओर से बाईं ओर मतलब लेफ्ट या फिर एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से क्या करें, साइन एम स्टार से गुणा करना,
गुना करके क्या करना है, इसका आयतन समाकलन करने पर। अब देखिए इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना है हमें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, साई एम स्टार का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, साई एम स्टार का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका आयतन समाकलन निकालना है। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, साई एम स्टार एक्स का साई एन डीवी किसके बराबर आ जाएगा, साई एम स्टार ई एन साई एन। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब एन टाइप के पार्टिकल के लिए ये एनर्जी कभी भी बदलेगी नहीं। तो एनर्जी अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो यहाँ से ये एनर्जी इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आएगी, साई एम स्टार एच कैप साई एम बराबर ये डीवी बराबर क्या आ जाएगा, ई एन साई एम स्टार साई एन डी। इसको क्या दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तब एनर्जी मिलती है। तो ऑपरेटर को आप कभी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, उस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर होके आपको राशि दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, साई एम स्टार एच कैप साई एन डीवी बराबर क्या हो जाएगा, ई एन साई एम स्टार साई एन डीवी के रूप में हमें यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त होगी। अब आप देखो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 का कॉन्जुगेट लिखें, तो इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम क्या लिखना चाहें, सम्मिश्र संयोजन। अब यहाँ पे सम्मिश्र संयोजन से मतलब ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटर तो कैसी क्वांटिटी नहीं होगी, इमेजिनरी क्वांटिटी में नहीं आएगा, मतलब इससे प्राप्त होने वाली आइगन वैल्यू वो कभी इमेजिनरी नहीं होगी। लेकिन ये साइन वेव फंक्शन तो क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ से इनकी इमेजिनरी वैल्यू लिखना चाहे ऑपरेटर के सापेक्ष, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो उसकी अगर हम इमेजिनरी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से ई एम साइन एम के ऊपर स्टार, तो यहाँ से ये एच है साई एम स्टार बराबर क्या हो जाएगा, ई एम साई एम। ये क्या हो गया आपके। अब आप देखोगे एनर्जी, जब आपने इसका सहयोगी सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला, कैसा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये इसके ऊपर ऑपरेट नहीं हुआ है, मतलब ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो इस वजह से इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे प्राप्त होने वाली जो वैल्यू होगी उसके ऊपर इसका मेन इफेक्ट होता है, देखा जाता है। तो आप देखो यहाँ से आइगन वैल्यू के रूप में एनर्जी प्राप्त हो रही है, और आपको मालूम है एनर्जी कैसी राशि है, एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर रियल वैल्यू होती है। और आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें, और अगर वो ऑपरेटर कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो आपको ये मालूम होगा कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। और हर्मिशियन ऑपरेटर से आप देखते हो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उस हैमिल्टन की सहायता से हमें किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर हम उसको अप्लाई करें, तो उस वेव फंक्शन की सहायता से या उस हैमिल्टोनियन की सहायता से उस वेव फंक्शन को जिस पार्टिकल के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है उस पार्टिकल की हमें क्या मिल जाएगी, हैमिल्टन ऑपरेटर की सहायता से एनर्जी मिल जाएगी। और एनर्जी जो है वो एक कैसी राशि होगी, रियल राशि होगी, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा जो होता है वो कैसी वैल्यू देता है, आइगन वैल्यू, हमेशा उससे प्राप्त होने वाली आइगन वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, रियल आइगन वैल्यू होती है। इस वजह से यहाँ पे ई एम कैसा है आपके, रियल है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि साई एम
जो है वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स हो, तो उस कंडीशन में वो कॉन्जुगेट के रूप में प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर रियल होगा तो उस कंडीशन में साई एम स्टार भी किसके बराबर हो जाएगा, साई एम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 दाईं और बोलो या फिर राइट हैंड साइड बोलो, मैं साइन एन से गुणा कर आयतन समाकलन करना। एच कैप साइन एम स्टार साइन एम डी इसका क्या हो जाएगा, ई एम साई एम स्टार साई एम डीवी। यहाँ से देखिए फिर से एनर्जी कैसी, कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एच कैप साई एम स्टार साई एन डीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एम साई एन स्टार साई एन डीवी। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपने दो इक्वेशन ज्ञात कर ली और दो टर्म आपको जो चाहिए थी, कौन सी वाली, ये इस रूप में इंटीग्रेशन के रूप में साइन एन स्टार साइन एन डीवी के रूप में, वो आपको यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी भी आपके जो इसके अंदर प्रूव करना बाकी रहा हुआ है वो ये है कि जो ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है होंगे या नहीं होंगे वो पता करना है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन को प्रूव करने के लिए इनको किसके बराबर लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाली टर्म को 0 के बराबर। तो अब देखिए हमने हर्मिट संकारक की परिभाषा से क्या पढ़ा था, या हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा से आई डीवी किसके बराबर होता था, आई स्टार ए आई डीवी। मतलब इस तरीके का अगर कोई भी ऑपरेटर प्रतिबंध फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। ये किसकी कंडीशन है, हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है। और आपको मालूम है एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टन ऑपरेटर भी क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन नंबर 5 का राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, वो भी क्या करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो उस कंडीशन में पुनः इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या लिख सकते हैं, एच कैप साई एम स्टार साई एन डी बराबर क्या आ जाएगा, साई एम स्टार एच कैप साई एन डी। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 6 से आप क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है उसके मान को क्या रख दो, वापिस इक्वेशन नंबर 5 में दो। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इक्वेशन नंबर 6 से मान इक्वेशन नंबर किसमें रखने पर, 5 में रखने पर। अब देखिए जब आप मान रखोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, साई एम स्टार एच कैप साई एम डी बराबर क्या आ जाएगा, ई एम साई एम स्टार साई एम डी। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 7 होगी। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 7 में से किसको घटा दो, इक्वेशन नंबर 3 को घटाओगे तो उसमें देखोगे ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्योंकि वहां पे आप देखते थे इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, साई एम स्टार एच कैप साई एम डी भी किसके बराबर था, ई एम साई एम स्टार
साई एन dv के बराबर था। जब आप दोनों को घटाओगे तो आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल होके किसके बराबर आ जाएगी, 0, क्योंकि दोनों एक जैसी है। तो देखिए अब इसमें 0 बराबर क्या हो जाएगा, ई एम माइनस ई एम साई एम स्टार साई एम dv, क्योंकि ई एम माइनस ई एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो जो एनर्जी है ई एम तथा ई एन, ये अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर पार्टिकल की एनर्जी है। जब ई एन इज नॉट इक्वल टू ई एम, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ई एन है वो किसके बराबर नहीं है, ई एम के बराबर नहीं है। अगर ई एन ई एम के बराबर नहीं है तो इन दोनों का अंतर भी किसके बराबर नहीं होगा, वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों टर्म में जब आगे वाला मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर नहीं है तो कौन सी वैल्यू 0 के बराबर होगी, साइन एन स्टार साइन एन dv के बराबर आ जाएगा 0 के, और ये कितना मिलता होगी 8 होगी, जो कि हमें क्या करनी थी, ये प्रूव करनी थी। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 8 से क्या प्रूव हो रहा है, इस इक्वेशन नंबर 8 से ये प्रूव हो रहा है कि जब भी किसी भी वेव, दो वेव रेखिक वेव फंक्शन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अगर सेम ऑपरेटर को अप्लाई करें और वहां से अगर समान आइगन वैल्यू प्राप्त ना हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ई एन और ई एम दो अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर हमने सेम ऑपरेटर को ऑपरेट किया और दो अलग अलग एनर्जी आइगन वैल्यू प्राप्त की, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे ना तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है वो वेव फंक्शन हमेशा कैसे वेव फंक्शन होंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होंगे, या फिर ये कह सकते हो उन दोनों वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का आयतन समाकलन हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो उन वेव फंक्शन को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोला जाता है। तो इक्वेशन नंबर 8 से आप ये कह सकते हो, इक्वेशन नंबर 8 से स्पष्ट है कि इक्वेशन नंबर 8 से स्पष्ट है कि दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन मानों के संगत आइगन फलन क्या होंगे, लंबकोणीय होंगे। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब सेम ऑपरेटर सेम आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है सेम ऑपरेटर से अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर, तब तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब तो वो वेव फंक्शन कैसे हो जाएगी, प्रसामान्यीकृत, क्योंकि दोनों ही कैसी है, एक जैसे ही है, वेव फंक्शन भी कैसे हो जाएंगे, एनर्जी सेम प्राप्त हो रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों वेव फंक्शन समान है तो उस कंडीशन में इनको ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन में भी लिख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग एनर्जी आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है तो उस कंडीशन में समझ लेना दोनों वेव फंक्शन कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होंगे। अब देखो जैसे हमने ये लंबकोणीय कंडीशन निकाली थी वैसे कि वैसे हमने एक कंडीशन और कौन सी पढ़ी थी, साइन स्टार साइन dv इज क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। अगर इन दोनों को ये वाली कंडीशन और इन दोनों को क्या कर ले, मिक्स कर ले, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। ऑर्थो नॉर्मेलिटी से मतलब होगा ऑर्थोगोनल तथा नॉर्मलाइजेशन, दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएगी, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन भी मिल जाएगी। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वेव फंक्शन के लिए ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन को लिखिए, तो वो सीधा सा आप लोगों को एक फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए, वो लिख देते हो तो उस कंडीशन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो याद करना सहज, अगर वो याद रहता है तो ये दो कंडीशन भी साथ में याद रह सकती है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन के लिए क्या होती है, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन होती है। जैसे कि देखिए वो कैसे प्राप्त होगी या वो कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं।
अब देखिए नोट के रूप में लिखना, यदि हम क्या करें किसी आइगन फलन साई एन के लिए हम क्या लिखना चाहें, के लिए हम अगर प्रसामान्यकरण प्रतिबंध लिखना चाहे, लिखे तो वो क्या मिलेगा, वो हमें इस प्रकार से मिलेगा साई एन स्टार साई एन डीवी इज क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हम क्या लिखना चाहे, इस प्रतिबंध को हम क्या लिखना चाहे, इस प्रतिबंध को हम क्या करना चाहे लंबकोणीय प्रतिबंध के साथ मिलाकर लिखना चाहे, लिखें तो वो क्या होगा प्रतिबंध, वो प्रतिबंध होगा आपके साई एम स्टार साई एम डी, इसी के हम क्या लिख सकते हैं 0 जब क्या हो n इज नॉट इक्वल टू, और 1 होगा जब क्या हो n इज इक्वल टू। मतलब अगर दोनों ही वेव फंक्शन क्या है एक जैसे है, मतलब एक समान वेव फंक्शन है, परंतु एक क्या है उसका जिसमें एक क्या है पहले का क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, लेकिन दोनों वेव फंक्शन क्या है एक जैसे, मतलब जहां पे m का मान किसके n के बराबर, मतलब पहला वाला वेव फंक्शन दूसरे वाले वेव फंक्शन का ही कॉन्जुगेट हो, तो उस कंडीशन के अंदर उनके आयतन समाकलन का मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। लेकिन वही भी मान लो कि m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब पहला वाला वेव फंक्शन दूसरे वाले वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इनको क्या बोला जाएगा ऑर्थोगोनल बोला जाता है, और इसका मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। और दूसरी चीज इसको हम किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या होगा हम इसको एक और चीज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो साई एम स्टार साई एन डी किसके बराबर होगा डेल्टा एन, ये आपको क्या होगी कंडीशन नंबर। जहां इस डेल्टा एम एन को क्या बोला जाता है कॉर्निकल डेल्टा, कॉर्निकल डेल्टा फलन कहते हैं या कॉर्निकल डेल्टा कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो क्या होता है डेल्टा एम एन बराबर वो 0 और 1 कब होगा जब m किसके बराबर होगा n के, और जब m इज नॉट इक्वल टू n और m इज इक्वल टू n के बराबर, ये ध्यान रखना है। कॉनिकल डेल्टा के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स के रूप में पढ़ते थे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 होती थी तो ये किसके बराबर होता था 1 के, और एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में ये इज नॉट इक्वल टू 1 होता था, या फिर इसका मान आप ये कह सकते हो 0 के बराबर होता था। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 11th के अंदर कॉनिकल डेल्टा के बारे में, या कॉनिकल डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें डेल्टा एक्स के रूप में अगर कोई कॉनिकल डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 1 किसके बराबर होगी 1 कब होगी जब x का मान आप 0 लेते थे, और अगर x का मान 0 नहीं हो तो उसके अलावा सारी कंडीशन या सारी स्थितियों के ऊपर इसका मान क्या हो जाता था 0 के बराबर होता था। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो प्रतिबंध जहां ये प्रतिबंध हमने अभी निकला है लिखा है एक, उसको क्या बोला जाता है वो प्रसामान्य लांबिक प्रतिबंध, प्रसामान्य लांबिक प्रतिबंधन प्रतिबंध, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे
ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन कहते हैं। और जो वेव फंक्शन, जो तरंग फलन इन कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को, जो तरंग फलन इस प्रतिबंध का क्या करे, पालन करता है, उसे प्रसामान्य लांबिक ऑर्थो नॉर्मल फलन कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरीके से हम ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को किस प्रकार से मिक्सअप रूप में लिखेंगे। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है साई एम और साई एन डीवी का इंटीग्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है, डेल्टा एम एन के बराबर होता है। जहाँ डेल्टा फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू एम अगर इक्वल टू है किसके एन के, तब तो वो किसके 1 के बराबर होगी, और जब एम इज नॉट इक्वल टू एन है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। यदि एक कण से समृद्ध तरंग का तरंग फलन क्या हो, साइन एक्स इजिकल्स टू क्या है, ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो, जब x का मान क्या है, कहाँ से कहाँ पर के बीच में है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट हो, तो प्रसामान्यकरण नियतांक a का मान जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके आना है, जिसमें एक चीज है, एक इसमें आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन या मानक समाकलन का यूज होगा, उसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। वो फॉर्मूला जो है आपकी क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस के अल्फा एक्स स्क्वायर बी एक्स किसके बराबर होता है, रूट पाई अपॉन अल्फा। ये ध्यान रखना, इस इंटीग्रेशन का इसके अंदर यूज होगा, ये आप लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं है।